हेलो डियर एस्पिरेंट्स, ध्येय आईएएस आलमबाग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। पेपर 2 यानी आईआर और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो सेक्शन है, इसमें यूपीपीसीएस में जो संभावित सवाल आ सकते हैं, इस पर एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं और इस सीरीज में अलग अलग प्रश्न पर चर्चा की जा रही है, उसके उत्तर आपको बताए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये श्रृंखला आपके लिए मीनिंगफुल साबित हो रही होगी। अगर ये सीरीज मीनिंगफुल चल रहा है, आप इसको आगे बढ़ाएं और भी जो मेंस देने वाले अभ्यर्थी हैं उन तक ये बात पहुंचाएं कि लगातार इस पर काम हो रहा है। आज का जो सवाल है वो हम देखेंगे। जो संभावित सवाल है वो ये है कि ये जो भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का दौर है विश्व में, इसमें यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर बहुत से क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस कोई भी चीज डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यानी जियोपॉलिटिकल राइवलरी, वर्तमान भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर में यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता, रेलेवेंस, यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें। 200 शब्द में इस उत्तर को लिखना है। आप भी ट्राई करें कैसे आप लिख सकते हैं इसे। सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से देखें। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर में, तो यहां पर ये जो भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक एंगल है, ये आपके उत्तर में जरूर आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता पर अगर सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस से कुछ ऐसे काम हैं जो अपेक्षित थे, डिजायरेबल थे, एक्सपेक्टेड थे, वो नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। तो ऐसा क्या नहीं कर पाया है, 3-4 पॉइंट में आप बता दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि इन आधारों पर प्रश्न चिन्ह या प्रासंगिकता पर सवाल लग रहे हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन का पार्ट ये होगा कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस डिलीवर नहीं कर पाए। क्या वास्तव में यूनाइटेड नेशंस की गलती है या गलती किसी और चीज की है और उसका खामियाजा यूएन जैसी संस्था को भुगतना पड़ रहा है, या क्या बात है, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर में यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता पर क्या सवाल खड़े किए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। आप अपने उत्तर में बता देंगे कि इस समय दुनिया में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं। जैसे आप रूस और यूक्रेन का जो विवाद है, इसको बता सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है, इसको बता सकते हैं। इसके अलावा आर्मेनिया अजरबैजान का जो युद्ध है, अजरबैजान, आप इसमें चाइना और ताइवान या फिलीपींस, खासकर साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है, थोड़ा सा वो भी बता सकते हैं। क्योंकि ये भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इसलिए है क्योंकि चीन अगर साउथ चाइना सी में इन्वॉल्व हुआ, तभी ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, क्वाड और IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जैसे मंच सामने आए हैं। इसलिए ये भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं का दौर है जिससे वैश्विक शांति और सुरक्षा प्रभावित हो रही है। यहाँ पे आप बता देंगे कि ये जो भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं हैं, ये वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी, ये ग्लोबल इकोनॉमी को भी प्रभावित कर रही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसको भी डाउन कर रही हैं। तो ये चीज यहां पर रहे। और इसके साथ साथ एक अपडेट आपको दे दें कि कल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट अपनी जारी किया है। एनुअल रिपोर्ट है ये, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। इस रिपोर्ट में WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, जो भू आर्थिक
लड़ाइयां हैं इस समय दुनिया में, वो सबसे बड़ा थ्रेट के रूप में, सबसे बड़े थ्रेट के रूप में उभरी हैं। यानी कि आज जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, युद्ध वगैरह है, युद्ध उतना बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है ग्लोब को प्रभावित करने वाला जितना कि भू आर्थिक चीजें रह गई हैं। यानी कि जो ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, और इस तरीके से इकोनॉमी के फील्ड में जो वॉर चल रहा है, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट थ्रेट या बिगेस्ट रिस्क के रूप में उभरा है। और इसके बाद जो है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, और फिर उसके बाद जो है एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स हैं उनकी बात है। तो ये भू राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धाओं का दौर है, इसमें शांति भी नहीं आ पा रही है, सुरक्षा भी, समृद्धि भी, विवाद बढ़ रहे हैं। इन सब चीजों को डिलीवर करने के लिए ही यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। अब हम यहां देखते हैं यूएन की जो स्थापना की गई थी, इसमें आप कुछ ऐसी चीज लेकर के आएंगे जिससे कि आपके प्रश्न से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाए पूरा मामला। और वो ये है कि जब आप यूएन चार्टर का आर्टिकल 42 पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि अगर कोई एक आक्रांता देश है, कोई आक्रमणकारी देश है जिसके द्वारा जो है ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी प्रभावित हो रही है, तो यूएनएससी को फोर्स का इस्तेमाल करने का अधिकार है। यानी यूएनएससी बल का इस्तेमाल कर सकती है, फोर्स लगा सकती है और उसको रोकने के लिए काम कर सकती है। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो कुछ नहीं कर पा रहा है। रशिया या इजराइल जिस तरीके से आज फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर 42 के हिसाब से कुछ भी डिलीवर नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से कहा गया है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिससे वैश्विक शांति और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, तो उस स्थिति की जांच कराना, इन्वेस्टिगेशन कराना और उसके अकॉर्डिंग काम करना, ये भी यूएनएससी करेगा। ऐसा भी काम यूएनएससी नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा इसमें एक और बात कही गई है, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन, मेडिएशन एंड कंसिलिएशन, यानी सुलह के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से चीजों का समाधान हो। लेकिन यहां भी जियोपॉलिटिकल राइवलरी आप देखिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध है, और रशिया और यूक्रेन में शांति करवाने के लिए जब ट्रंप मध्यस्थता कराते हैं तो वो किस तरीके से अपना एक यूनिलैटरल जो एस्पिरेशन है, यानी एक पक्षीय जो उनकी आकांक्षाएं हैं, वो थोप देते हैं इन सब चीजों में। यूक्रेन के साथ जैसे उन्होंने किया कि क्रिटिकल मिनरल वाला डील, रेयर अर्थ मेटल, उन सबको लाभ लेने के दृष्टिकोण से उन्होंने कैसे यूक्रेन को जो है घेरने की कोशिश की पीस डील में। तो आप ये देखिए कि इस भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर का मिसयूज है, ये भी बढ़ गया है। कोई भी ऐसी बात सामने आती है तो जियोपॉलिटिकल राइवलरी के चलते वीटो पावर का मिसयूज करके चीजों को खत्म कर दिया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि भारत ने आतंकवादियों के लिए डेजिग्नेशन अगर उसमें करने की बात की कि किसी भी वैश्विक किसी भी आतंकवादी को, पाकिस्तानी आतंकी को कोई वैश्विक आतंकवादी का दर्जा दिया जाए या वैश्विक आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया जाए, तो चीन उस पर वीटो पावर लगा देता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये दिखा रही हैं कि ये सब भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं के चलते ये सारे काम हो रहे हैं और इसका खामियाजा यूनाइटेड नेशंस को भुगतना पड़ रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस अपनी चीजों को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कुछ वित्तीय स्तर पर भी सहयोग करने की बात होती है। तो यूएन का जो बजट है वो बहुत ही ज्यादा घाटे का सामना कर रहा है। आज बहुत से देश हैं जो यूएन में अपने कंट्रीब्यूशन को घटा रहे हैं लगातार। अमेरिका $17 बिलियन पिछले कुछ वर्षों में कंट्रीब्यूट करता रहा है यूएन के बजट में, जिसे ट्रंप के समय में घटा के 2 बिलियन कर दिया गया है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 46 मिलियन देता रहा है और उसको अभी घटा के 21 मिलियन कर दिया है, क्योंकि भारत को भी पता है कि यूनाइटेड नेशंस में पैसा देकर के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जब यूएन कुछ अच्छे से डील करेगा तो हम पैसा देंगे। तो भारत ने प्राग्मेटिक ये अप्रोच अपनाया है। तो यूएन में जो ये बजट क्रंच है ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके चलते भी कोई चीज नहीं हो
सकती, क्योंकि जब अगर यूएन पीस कीपिंग मिशन चलाना है, अलग अलग देशों में पीस कीपिंग फोर्स भेजना है, तो वहां पर बजट चाहिए, या कोई भी अन्य इस तरीके का यूनाइटेड नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेशन करना है, कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग करानी है बड़े स्तर पर, तब भी पैसे की जरूरत है, और यूनाइटेड नेशंस इस समस्या का सामना कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस इन सब चीजों को डिलीवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं। आप ये भी बता दीजिए कि आज बहुत से देश जो हैं एक शब्द का यूज कर सकते हैं आप अपने उत्तर में, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनलिज्म वर्सेस नेशनल सॉवरेनिटी। यहां मैं लिख देता हूं कि वैश्विक संस्थागत मूल्य बनाम राष्ट्रीय संप्रभुता। इसका मतलब यह है कि आज लड़ाई चल रही है नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जो नेशंस हैं वो अपने को इंडिपेंडेंट मानते हैं, अपने को सॉवरेन मानते हैं, अपने को डिसीजन मेकिंग में किसी तरीके का वो हस्तक्षेप नहीं चाहते, तो वो कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल वैल्यू को अडॉप्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। और इसके चलते ये जो टसल चल रहा है, कई देश यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज को छोड़ रहे हैं, दे आर क्विटिंग। जैसे आज की न्यूज है, इजराइल ने छोड़ दिया, कई यूनाइटेड नेशंस के एजेंसीज के साथ अपना रिलेशन तोड़ दिया। यूनेस्को के साथ इन्होंने पहले से ही तोड़ा था, इजराइल और यूएस ने मिलकर। यूएस ने लगभग 66 संस्थाओं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की बहुत सी संस्थाएं हैं, उन सब से अपने को पीछे कर लिया, यानी चाहे वो आईपीसीसी या यूएनएफसीसीसी हो, इन सब संगठनों से अपने को बाहर कर लिया है। तो ये चीज बताई जा रही है यहां पर कि कैसे इन सब चीजों के चलते यूनाइटेड नेशंस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। यूनाइटेड नेशंस का जो फाउंडर मेंबर इंडिया है, वो भी यहां तक कह रहा है, अभी जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री ने बोला था कि ये जो है एक पुराने जो है कंपनी, एक ओल्ड कंपनी की जैसा है, जो जगह यानी स्थान घेरे हुए है, इसको अब नए समय और देशकाल के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को बदलना होगा, नहीं तो ये इररिलेवेंट हो जाएगा। तो आप इस सब रूपों में ये सारे पॉइंट्स के आधार पर बता देंगे कि यूनाइटेड नेशंस के प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस का जो फंक्शनिंग है उसी में पावर पॉलिटिक्स है। जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया तो केवल P5 मेंबर्स, परमानेंट 5, यानी कि 193 देश हैं, और उनका पूरा जो पॉलिटिकल या इंटरनेशनल इकोनॉमिक फेट है उसको डिसाइड कर रहे हैं केवल 5 देश। इन 5 देशों को कभी ये नजर नहीं आया कि और भी कॉन्टिनेंट से ऐसे देश हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे अफ्रीका का जो पूरा कॉन्टिनेंट है, कोई एक मेंबर तो वहां से आना चाहिए था। इसी तरीके से जो G4 के देश बात कर रहे हैं, जर्मनी जो कि EU का इतना पावरफुल कंट्री है, बिगेस्ट जो है कंट्रीब्यूटर है EU में, बजट में, EU के बजट में, वो भी नहीं है। इधर ब्राजील नहीं है, और भी तमाम एरिया से, एशिया से केवल चीन ही दिखा। मतलब 1945 से लेकर के आज तक 2025 तक एशिया में एकमात्र देश है जिसके पास हैसियत है, पावर है, या जिसको मौका देना चाहिए यूएनएससी में। तो ये जो इसकी स्ट्रक्चरिंग है, ये जो इसका फंक्शनिंग है, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कहानी कहता है कि कैसे इसे राजनीति का गढ़ बनाया गया। यही P5 देश हैं जिन्होंने राजनीति करी थी, और उन्होंने एक समय में 1967 में 68 में बोला कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है बस वही न्यूक्लियर वीपन स्टेट कहलाएंगे, बाकी कोई नहीं। और फिर जो दूसरे देश होंगे वो सब नॉन न्यूक्लियर वीपन स्टेट कहलाएंगे, और ये न्यूक्लियर वीपन स्टेट उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। यानी न्यूक्लियर मोनोपोली बनाने की कोशिश हो या टेक्नोलॉजी में अपनी मोनोपोली करने की कोशिश हो, ये सब किया। कहने का मतलब ये है कि आप अपने उत्तर में बता सकते हैं कि ये जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो यूनाइटेड नेशंस को चलाने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, ये अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, जिसके चलते यूनाइटेड नेशंस की फंक्शनिंग बिल्कुल डाउन हो गई है। और ये तब सही होगा जब इन राष्ट्रों में कोई एक अच्छी
जो है दृढ़ इच्छा शक्ति आएगी यूनाइटेड नेशंस को सुधारने के लिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता क्योंकि ये सब अब इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म यानी आर्थिक संरक्षणवादी नीति से संचालित हो रहे हैं। ये जो है पॉलिटिकल जो है जो जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, राजनीतिक संरक्षणवादी नीति यानी अमेरिका फर्स्ट या अन्य जो भी देश हैं वो अपनी पॉलिसी पर चल रहे हैं और इसके चलते यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता के सामने सवाल उठा है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को डील कर सकते हैं। अगले किसी प्रश्न और उसके उत्तर के साथ जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।